एनडीए की घटक दल बिहार से हम पार्टी, जिसके मुखिया जीतन राम मांझी पहली बार सांसद बने हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आपने समर्थन दिया है पीएम मोदी यानी बीजेपी को समर्थन दिया है, बैठक में भी आप थे। पहला सवाल, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरा चुनाव और क्या मेजर फैक्टर थे जिससे आपको लगता है कि जीत हुई, गया की जनता ने सांसद बनाया? देखिए, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के आदमी हैं। कल मीटिंग में भी उनको हम कहा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आप महर्षि हैं कि देवर्षि हैं कि जोगी हैं, क्या हैं, हमको समझ में नहीं आता है। इतना ज़्यादा काम आप करते हैं और थकते नहीं हैं। तो आपने तो सब कुछ किया, आपके बल से हुआ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं में एक शिथिलता आ गई, इसलिए कि हमारा पैट्रोनाइज करने वाला ही तो सब कुछ है, उसी के कृपा से सब हम लोग जीतेंगे और जीत जाएंगे। इसलिए कार्यकर्ता थोड़ा सा सलेक हो गया और जिसके चलते हुआ स्थिति कि हमको जो मुकाम पकड़ना चाहिए था 19 का, वो मुकाम नहीं स्पर्श कर सके। तो इसलिए मेरी समझ से है कि कार्यकर्ताओं पर को टास्क देना चाहिए। एनडीए के जितने भी लोग घटक दल हैं उनको भी टास्क देना चाहिए, पब्लिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी, सो दैट कि काम हो, आगे बढ़े और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डिपेंड न करे, ऐसा सोच बनना चाहिए। यही सवाल है कि अक्सर पूरे चुनाव में जो हमने देखा, जितने कार्यकर्ता या जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हमने सवाल किया तो वो कहते थे कि पीएम मोदी के नाम पर जीत मिल रही है, पीएम मोदी के नाम पर जीत मिल रही है। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के पास अकेले बहुमत नहीं है, सहयोगी दलों का साथ मिला तो बहुमत है और सरकार बनाने जा रहे हैं पीएम मोदी। सहयोगी दल, जब मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सहयोगी दल चाहे वो हम हो, जेडीयू हो, उधर टीडीपी हो, बाकी पार्टियाँ, इनका होना कितना ज़रूरी होता है एक मजबूत सरकार के लिए, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, राजनीति में अगर कोई प्रोफेशन के लिए आया है, कमाई के लिए आया है, तो अलग बात है। और नहीं तो अगर जन सेवा के लिए आया है और एक साथ मिल कर के हम चुनाव लड़े हैं, तो मेजॉरिटी तो आ गई है। ठीक है, पार्टी विशेष की मेजॉरिटी नहीं आई जैसा कि 19 में और 14 में थी, लेकिन घटक दल के साथ तो आई है बात। और सही बात है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हम लोग लड़े, नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के लड़े कि हाँ साहब प्रधानमंत्री वही होंगे। तो इस तरह अब जब गठबंधन है तो गठबंधन के लोगों को भी चाहिए कि अगर कहीं कोई कमी हो गई है, अति उत्साही हम लोग हो गए जिसके चलते सब हम लोग छोड़ दिया नरेंद्र मोदी पर, तो जिसके चलते कुछ घाटा हुआ है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम लोगों को ये चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी को पॉइंट में रख कर के ही हम लोग व्यक्तिगत भी परिश्रम करें, ताकि जनता में ये बात नहीं जाए कि साहब नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ हैं और बाकी एमएलए, बाकी कार्यकर्ता कुछ नहीं हैं। हम सबका सहयोग, सबका साथ लेकर के राज्य और देश का विकास करेंगे, पार्टी का विकास करेंगे। तो ये भावना जब बनेगी तो मैं समझता हूँ कि एनडीए में जो अगर कोई दूसरा अदरवाइज सोचता है तो मैं समझता हूँ कि उसकी नादानी है, एकदम नादानी होगी। इसलिए कि जब हम कलेक्टिव रूप में किसी को नेता मान के हम चुनाव जीते हैं तो उसमें उसी का हाथ है, उसी का योगदान है। ये मत आप समझिए कि आपका योगदान है। तो वैसी परिस्थिति में अगर इतर कोई सोचता है तो मैं समझता हूँ कि वो देश के साथ और राज्य के साथ गद्दारी होगी। मेरा एक सवाल है, राजनीति में जब आप किसी एक व्यक्ति को मसीहा बना देते हैं, एक व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, तो क्या इस तरीके की स्थिति होती है जो इस बार चुनाव में देखने को मिला? देखिए, किसी के कैलिबर को, किसी के क्षमता को अगर आंकने की बात अगर कही जाए
तो ईमानदारी की बात है कि कहना चाहिए कि अमुक आदमी क्या है। तो जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी की सेक्रीफाइस है, न उनका कोई परिवार है, न किसी प्रकार का कोई लालसा है, समूचे भारत के जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो इतना निष्प्रिय हो करके इस डेडिकेशन के साथ कि आज भी 20 घंटा काम करते हैं, एक ही ऊर्जा के साथ काम करते हैं और सैकड़ों का कि दर्जनों डेली वो भाषण देते हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि कोई एक आदमी का चमत्कार है, एक आदमी का श्रेय है जिसके चलते हम लोग आज पन पे हैं। तो उस श्रेय को और आगे बढ़ाना चाहिए, उनको और मदद करना चाहिए, न कि हमको चुप बैठ जाना चाहिए कि अमुक आदमी का भाग और अमुक आदमी के कर्तव्य से हम जीत जाएंगे। अगर एक हमारा 5 उंगली है, अगर एक उंगली बहुत सशक्त है, 2 उंगली बहुत सशक्त है, लेकिन वो पूरा सशक्त नहीं हो सकती जबकि 5 उंगलियां सशक्त नहीं होगी। तो वैसी परिस्थिति में हम 5 उंगली हैं, तो साथ देना चाहिए, तो उस नेतृत्व को और बढ़ोतरी होगी और उससे राज्य और समाज को ज़्यादा फायदा होगा। सबको साथ लेकर चलना देना चाहिए। हाँ। अब सवाल चूंकि आपसे इससे पहले भी पूछा गया होगा, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चर्चा जिस बात की हो रही है वो इसकी, जब सहयोगी दलों के साथ इस बार मजबूती से सरकार एनडीए की बनने जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि सहयोगी दलों को क्या हिस्सेदारी और कितनी हिस्सेदारी कैबिनेट में मिलेगी, ये एक ये हमारा प्रोग्रेटिव नहीं है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी और जो प्रमुख एनडीए के नेता हैं उनकी बात है। सिलेक्टेड फ्यू हैं, आपस में बैठ करके वो तय करेंगे और सबके महत्ता को देखते हुए वो अपना सबका शेयर देंगे। और मैं कहता हूँ कि जिसको जो शेयर मिले मानना चाहिए और समाज के हित में, राज्य के हित में काम करना चाहिए। एक सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान कर गया, एक नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष की तरफ से कि संविधान खतरे में है, और उसका नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, बाकी राज्यों में भी देखने को मिला है। बिहार में नुकसान उस तरह का नहीं हुआ है। इसके पीछे वजहें आपको क्या लगता है, क्या वजह रही कि संविधान का जो नैरेटिव बाकी राज्यों में भी बीजेपी को नुकसान कर गया वो बिहार में नहीं हुआ है? देखिए, बिहार में हम लोग शुरू से ही इस बात को रिफ्यूट किया कि विरोधी लोग खास करके संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है, इस बात को लोग फ्लॉट किया। हम लोगों ने इसको कंट्राडिक्ट किया कि कैसे खतरा में है, जब संविधान में संशोधन करने का ताकत नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अभी है। आरक्षण को अगर बढ़ाना घटाना होगा संविधान में संशोधन करके, तो वो ताकत नरेंद्र मोदी को अभी भी है। उसका उदाहरण है कि 370 क्लॉज को उन्होंने निरस्त कर दिया, बिना संविधान में संशोधन किए तो नहीं किए। तो अगर नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की सरकार को अगर किसी प्रकार की बदनीयती होती तो संविधान में भी कुछ बात कर सकते थे, वो आरक्षण में भी बात कर सकते थे। इसलिए ये लोग सिर्फ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों को कोई तथ्य नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है कि जो एनडीए के लोगों को खिलाफ कर सकते हैं। तो इसलिए जनता को बरगला करके वैसा लोग कर रहे हैं। हम करीब करीब 47 भाषण दिया है, आम सभा किया है, और सभी सभाओं में हम यही कहा है कि इस तरह की बातें हुई है। तो हम समझते हैं कि आम जन में और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग हैं, जिससे संविधान और आरक्षण से प्रभावित होते हैं, उन लोगों में एक मैसेज गया जीतन मांझी का और हमारे लोग का कि साहब सही बातें कर रहे हैं कि अगर करना होता तो अभी कर लेते, आगे की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो सिर्फ भरमाया जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में सब लोगों ने हमारी बात समझी, एक चीज़। दूसरी चीज़, बेरोजगारी की बात उन लोगों ने कही, इसकी भी चर्चा हम लोग ने किया कि ये जाहिर बात है कि 2014 के पहले हम 12वां 13वां पायदान पर थे आर्थिक व्यवस्था में, अब हम 5वां पायदान पर आ गए हैं। और ये मोदी जी की गारंटी है और सब वर्ल्ड बैंक के लोग IMF भी बोल रहा है
कि 2024 से 2027 तक भारत संसार का तीसरा अर्थव्यवस्था हो सकता है। जब तीसरा अर्थव्यवस्था जब भारत हो जाएगा तो भारत के पास पूंजी पैसे ज़्यादा होंगे, बिहार के साथ पूंजी पैसे ज़्यादा होंगे, इंडिविजुअल के पास पूंजी पैसे ज़्यादा होंगे, तो रोज़गार और नौकरी का मामला तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। इस बात को भी हम समझाने का प्रयास किया। इसका असर बिहार के चुनाव में पड़ा कि सभी जो यंग लोग थे और लोग थे, लॉजिकली उन लोगों ने ऐसा सोचा और बिहार में परफॉर्मेंस हम लोग का अच्छा रहा। अच्छा जी, इससे पहले भी आपने आरक्षण को लेकर के कहा है कि आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाया जाए ताकि जो गरीब, शोषित, वंचित हैं उनको फ़ायदा हो इसका आरक्षण बढ़ाने का। अगर आप, चूँकि आप तो चुनाव जीत गए हैं, सांसद हैं, और आप इसकी मांग करेंगे? देखिए, हम बात बढ़ाते आगे जा रहे हैं तो इस बारे में मैं कहता हूँ कि बाबा भीमराव अंबेडकर अनवरत आरक्षण देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। बदकिस्मती बस किसी भी सरकार ने उसकी समीक्षा अभी तक नहीं की जो समीक्षा होनी चाहिए थी। हमारा कहना था कि जब एक उसका जवाब दे दिया है हम कि जब हम वर्ल्ड का थर्ड अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं और 2047 तक जब शताब्दी वर्ष मनाते होंगे, उस समय भारत संसार का प्रथम आर्थिक व्यवस्था बन जाएगा। उस समय नौकरी और आरक्षण ये सब का क्या ज़रूरत होगी? हम लोग सब अपने आप में धन धान्य पूर्ण होंगे। और उसमें एक बात और हम जो कहा करते थे वो भी आज तक नहीं हुआ है कि एक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात की थी बाबा अम्बेडकर ने। जो हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का मेन मुद्दा है वो कि जब तक सबको आप समान शिक्षा नहीं दीजिएगा, सामान्य शिक्षा देने की प्रणाली रहेगी, तो गरीब का आदमी चटाई पर पढ़ता है वो, और जो 20 लाख रुपया सालाना दे करके पढ़ता है वो, दोनों का इंटेलेक्ट एक रहेगा। तो डिस्क्रिपेंसी तो यहाँ है। इस डिस्क्रिपेंसी को दूर किए बिना हम आरक्षण के बात को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको अंबेडकर साहब की बात को मानना होगा। दुख है कि अंबेडकरवादी लोग, भीमसेना के लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात नहीं करते हैं, मान्यवर काशीराम जी की बात नहीं करते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर ये हो जाए तो फिर हमको आरक्षण और रोजगारी और बेरोजगारी का कोई मामला ही फेस नहीं करना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, यूसीसी सर, आखिरी सवाल है ये, यूसीसी और अग्निवीर को लेकर जेडीयू ने कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप लोग नहीं, हम पहले इसको जवाब दे दिया है कि ये फालतू चीज़ लोग कर रहे हैं और एक मीडिया में बात नहीं आनी चाहिए। अगर इसकी कोई बात भी है तो हम लोग एनडीए की बैठक में इसका तय करेंगे। जो भी होगा वो बैठक में तय हो, मीडिया में बयान बस नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी मनोज त्रिपाठी के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।